चलिए सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? चलिए सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी गर्मी का मौसम है तो गुड मॉर्निंग क्या है, ये तो 10 बजे गुड आफ्टरनून हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जब लिंक मैंने भेजा था सेशन के लिए तो उस लिंक में देखा होगा आपने, लिखा हुआ था क्वेरी सेशन। लेकिन इसके जस्ट तुरंत बाद ही एक कॉल आ गया मेरे पास, और जब उसको स्टडी मैंने किया तो मेरे को लगा कि चलो क्वेरी तो होते रहेगा, एक बार रात को या कल फिर कर लेंगे। एक हम लोग के न्यूरोथेरेपी में एक ट्रीटमेंट है किडनी क्लियर, पता है ना सभी को? हेलो। तो किडनी क्लियर फार्मूला में मेनली 4 लाइन फार्मूला आता है। पहला है 1 लीवर जीरो, 1 म्यूकस जीरो, 2 चेस्ट ओनली, 5 राउंड एरो। फिर सेकंड में आता है 3 लीवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली और 10 राउंड एरो। फिर तीसरा में आता है 5 लीवर जीरो, 5 म्यूकस जीरो, 6 चेस्ट ओनली और 15 राउंड एरो। और सबसे लास्ट में आता है 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये बेसिक किडनी क्लियर ट्रीटमेंट है। अभी कई बार इसको कंडीशन के हिसाब से हम लोग चेंज भी करते हैं। कभी कभी किसी बीमारी में इसको उल्टा करके देते हैं, कहते हैं ना उल्टा किडनी क्लियर। या किसी किसी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जहाँ पे लास्ट का चेस्ट ओनली और राउंड एरो हटा के वहाँ पे थाइमस प्लस चेस्ट या फिर एडीआर ऐड कर देते हैं। अभी तक साधारणतः यही 4 प्रकार हैं किडनी क्लियर के। पहला है किडनी क्लियर, फिर दूसरा है उल्टा किडनी क्लियर, फिर किडनी क्लियर थाइमस वाला और किडनी क्लियर एडीआर वाला। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये लगभग लगभग सभी को पता है। तो आज ऐसा क्या खास बात हो गया कि इसके लिए हमें एक क्वेरी करनी पड़ी, एक सेशन स्केप करके इसको बताने का जरूरत पड़ गया। तो कुछ चीजें हैं जो अभी सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट की बात करी, ये ट्रीटमेंट आप लोग याद रखिएगा किडनी क्लियर। अभी किडनी क्लियर हम लोग समझते हैं कि किडनी के लिए दिया जाता है, सही बात है, किडनी के लिए दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है? जब किडनी फेल हो जाएगा उस समय तो किडनी क्लियर नहीं दे पाएंगे। तो आखिर ये किडनी क्लियर कहाँ कहाँ यूज होता है, इसी चीज को समझना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है आज भी अनेकों लोगों को ये नहीं पता है कि किडनी क्लियर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको समझेंगे कि ये ट्रीटमेंट आखिर मैंने क्यों बताया और ये सब बातें आज हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किडनी का काम क्या है। तो नॉर्मली पूछा जाए तो हमें पता है कि किडनी का काम क्या है, खून को फिल्टर करके पेशाब बनाना, यूरिन बनाना, ये किडनी का काम है। अच्छा, क्यों करता है वो ऐसा? तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है क्यों किडनी बॉडी को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करके उसका काम है कि जो भी मतलब डाइजेशन में, जब हमारा डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो उस समय बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, बेकार पदार्थ, जिसको कि स्टूल के माध्यम से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है फिर से ब्लड में जाता है, और जब वो किडनी में पहुंचता है तो किडनी उसको, ब्लड को छान करके उसमें से पानी अलग, न्यूट्रिएंट्स अलग और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग, सबको अलग अलग करके और खून को फिल्टर करके फिर से वापस से भेज देती है। तो ये था हमारा किडनी। अभी जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स है जो अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो लेकिन हम में से अभी अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि किडनी कौन से हार्मोन बनाती है। पता है किसी को? तो बताइए एक बार।
ओके। एंजियोटेंसिन किडनी नहीं बनाती है। हाँ, नहीं किडनी क्या बताइए। किडनी का। नहीं प्रभु। 125 डीसीसी अकेले की। 125 डीसीसी अकेले। हेलो। देखो, ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें तो आते रहेंगी। अगर एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के हिसाब से बात करी जाए तो किडनी 3 हार्मोन बनाती है। बस और बस 3। हाँ, इस 3 हार्मोन के फंक्शन अलग अलग है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। उसी से एंजियोटेंसिनोजेन बनता है, उसी से डीसीसी बनता है, सब कुछ उसी से बनता है, लेकिन किडनी बेसिकली 3 हार्मोन बनाती है। ठीक है। अब ये हार्मोन आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि 3 हार्मोन बनाते हैं, कि किसी से हमें समझ में आएगा कि इस किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का हम लोग उपयोग कौन कौन सा जगह पे कर सकते हैं। ठीक है। तो किडनी का सबसे पहला जो हार्मोन है वो है इरिथ्रोपोइटिन। अगर नाम सुना है आपने तो ठीक है, नहीं सुना है तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और अगर रिकॉर्डिंग हो पा रही है तो अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो ठीक है। पहला जो हार्मोन है उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी की बॉडी में फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 नहीं रहे तो जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं होगा, मतलब परिपक्व नहीं होगा। चलो, फॉलिक एसिड विटामिन बी 12 है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है, उसको मैच्योर करना है, तो बच्चा तो होना चाहिए, मतलब आरबीसी होना तो चाहिए। तो आरबीसी बनता कैसे है? बोन मेरो को कौन से हार्मोन के द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि आरबीसी बनाइए? तो ये हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। जब भी हमारे ब्लड में आरबीसी का लेवल कम होने लगेगा, हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, ऑक्सीजन कम होने लगेगा, तुरंत इरिथ्रोपोइटिन बनेगा किडनी से, जो जाके बोन मेरो को मैसेज देता है नए ब्लड सेल बनाने का। ठीक है। ये पहला हार्मोन का काम समझ में आ गया, ये किडनी में बनता है, बोन मेरो में जाके मैसेज देता है आरबीसी बनाने के लिए। अभी आरबीसी तो पता होगा आप लोग को, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी के ऊपर होते हैं हीमोग्लोबिन। यहां तक का तो स्टोरी पता है। आरबीसी, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन। अभी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता कितना है, ये आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैं बता दे रहा हूं तो सुन के और बस हाँ ठीक है सर ने बता दिया, कुंदन सर ने तो अच्छा ही होगा, नहीं। आप भी सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो एक आरबीसी के ऊपर 27 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी के अंदर 27 करोड़। और जब हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, तो हर एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल यानी O2 को कैरी करता है। सोच के देखिए कि एक आरबीसी के अंदर लगभग लगभग 27 करोड़ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है, क्यों, मतलब मान लो इरेथ्रोपोइटिन नहीं बना तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उससे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आ जाएगी कि ऑक्सीजन से ही हमारा पूरा बॉडी का वो ईंधन है, फ्यूल है। अब कार हमने खरीद लिया ऑडी 35 लाख का, डीजल उसमें डाला ही नहीं तो फिर क्या फायदा? तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चाहिए ही चाहिए, हर एक सेल को चाहिए। अब इसके लिए आते हैं थोड़ा सा डीप डिस्कशन में। जो पहले से हमने बताया कि अगर इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा।
तो इसलिए कभी भी किसी एनीमिया वाले पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एनीमिया चाहे जो भी हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो या पर्निशियस एनीमिया हो, फॉलिक एसिड की कमी के कारण हो या विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो, किसी भी एनीमिया या थैलेसीमिया वाले या ब्लड से जुड़े हुए किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लास्ट में किडनी क्लियर देना आवश्यक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ब्लड से जुड़े हुए किसी भी बीमारी में अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लास्ट में किडनी क्लियर देना आवश्यक है। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला किडनी क्लियर देना है चारों में से, लेकिन किडनी क्लियर तो देना पड़ेगा, तभी इरेथ्रोपोइटिन बनेगा और आरबीसी बनेगा, तब जाके मेच्योर होगा, हीमोग्लोबिन आएगा, बहुत सारा कहानी यहाँ पर बनेगी। तो समझ में आ गया। दूसरा, ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ, श्वसन से जुड़ा हुआ भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब सांस से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसमें भी किडनी क्लियर देना आवश्यक है। ज्योत गर्ग जी एक बार म्यूट कर लीजिए, आप पीछे से आवाज आ रही है। थैंक यू। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि खून से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी है और सांस से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी है तो वहां पे हमें किडनी क्लियर देना जरूरी है। तो पहला पहला हार्मोन क्या था? इरिथ्रोपोइटिन। अब बात करते हैं सेकंड हार्मोन की। पहले तीनों हार्मोन समझ लेते हैं क्योंकि उसी के ऊपर सारा ट्रीटमेंट बना हुआ है, फिर आगे बात करेंगे। तो जो सेकंड हार्मोन बनाता है वो है रेनिन, जो प्रमोद जी ने पहले ही बताया। तो रेनिन बनता है तो क्या होता है? रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो रेनिन उसको कम करने का काम करेगा, अगर कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन तो रखता है, लेकिन लो बीपी में नहीं यूज करते हम लोग हालांकि, लेकिन हाई बीपी का चाहे कोई भी केस हो, सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है या डिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, दोनों बढ़ा हुआ है, एक बढ़ा हुआ है एक घटा हुआ है, इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आ रहा, कुछ भी ब्लड प्रेशर का एकदम से कंफर्म है कि लो ब्लड प्रेशर है तो वहां पे नहीं, बाकी ब्लड प्रेशर जैसा भी रहेगा उसमें हम लोग किडनी क्लियर यूज करेंगे। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए रेनिन का आवश्यकता है और उसके लिए हमें किडनी क्लियर देना पड़ेगा। तो ये था सेकंड हार्मोन रेनिन। अभी सबसे मजेदार बात पे आते हैं, तीसरा जो हार्मोन है, नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन इसका काम बताएंगे तो अलग अलग ग्रुप का नाम हमने सुन रखा है। इस हार्मोन का नाम है कैल्सिट्रोल। अभी तो नाम भी नहीं सुना होगा आपने, एक बार मैं चैट बॉक्स में इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, कैल्सिट्रियोल। ये हार्मोन क्या करता है, किडनी उसी समय बनाती है जब कुछ ऐसा काम करना हो जहाँ पे कैल्शियम के साथ डीलिंग हो रही है। कैल्शियम या विटामिन D3 का जो भी काम होता है ये कैल्सिट्रियोल ही बनाता है। हम लोग जब 125 DCC के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें ठीक है, पहले तो वो स्किन से एब्जॉर्ब होता है धूप से 125 DCC, फिर वो लीवर में जाके स्टोर होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 7 लीवर देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, 4 पारा देते हैं कि पैराथायराइड जो है वो कैल्सिटोनिन को 125 DCC के साथ मिक्स करे, और उसके बाद हम लोग जो देते हैं 7 लीवर 07 म्यूकस 08 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, ये किडनी क्लियर ही है। तो ये क्या करता है, कैल्सिट्रोल जो हार्मोन है इसको प्रिपेयर करता है जो जाके आगे चल के कैल्शियम वाली प्रॉब्लम्स में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। तो इससे सिंपल समझ में आ रहा है कि कैल्शियम वाला भी जो प्रॉब्लम है उसमें भी हमें 125 किडनी क्लियर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हड्डी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, कैल्शियम से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ये किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ेगा।
तो अभी तो हमने बात कर ली है 3 हार्मोन की। इसके अलावा भी मतलब किडनी का काम क्या है? फिल्टर कर दिया, पानी को बाहर निकाल दिया, जो भी कचरा था उसको बाहर निकाल दिया, फिर 3 हार्मोन बना दिया, काम खत्म, ड्यूटी खत्म? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका और भी काम है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गुरुजी से सुना था। हम सबको लगता है कि भाई किडनी का काम है, हम सबको लगता है कि किडनी का काम है पेशाब बनाना, ये करना, वो करना। लेकिन उस दिन पहली बार, आज से लगभग 22 साल पहले, जब गुरुजी से मैंने सुना कि किडनी का काम है एसिड और बैलेंस को, एसिड और बेस को, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना। अब नॉर्मली क्या है, देखो, बाई बर्थ कुछ लोग एसिडिक होते हैं, कुछ लोग अल्कलाइन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डिपेंड करता है फूड पे भी, कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। उससे भी डिपेंड करता है कि एसिडिक बॉडी है कि अल्कलाइन बॉडी है। किस माहौल में, किस परिवेश में रह रहे हैं। हम अगर बहुत ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है वो एसिडिक होगा। हम अगर बहुत गर्म जगह पे रह रहे हैं तो हमारा जो शरीर होगा वो अल्कलाइन होगा। तो ये जो एसिड अल्कलाइन का बैलेंस है, ये भी वो कंट्रोल करता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे बॉडी के अंदर सोडियम को, खास करके किडनी का काम सोडियम पे ज्यादा डिपेंड है। वो देखता है कि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में सोडियम होना चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में सोडियम नहीं है तो वो सोडियम को बाहर नहीं निकलने देगा। अच्छा, सोडियम बाहर नहीं निकलेगा तो पानी भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सोडियम ही जो है वो पानी को रोक के रखता है। तो अगर किसी के ब्लड रिपोर्ट में आता है कि सोडियम बढ़ा हुआ है, तो वहां भी हम किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा किडनी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हमें दिखती है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किडनी के कारण हो रहा है। कई बार तो समझ लेते हैं जो नॉर्मल सी चीजें है, जैसे यूरिन, यूरिन से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि किडनी से जुड़ा हुआ है। अभी यूरिन से मतलब क्या है, मतलब क्या गड़बड़ हो सकता है यूरिन में? तो सबसे पहला होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार पेशाब करने के लिए अगर जाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये डायबिटिक में भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ डायबिटिक है तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन केवल रात को होगा। और अगर दिन में भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर किडनी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहला हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट का मतलब हम क्या समझेंगे? माने कितनी बार होगा तो हम समझेंगे सही है, उससे ज्यादा हो रहा तो जैसे समझेंगे ज्यादा है। ऐसा कोई कैलकुलेशन हमारे पास तो है नहीं। हमें पता ही नहीं है कि बंदा दिन में कितनी बार पेशाब करना चाहिए नॉर्मल इंसान को। तो गर्मियों के दिन में 6 बार, ठंड के मौसम में 10 बार। इससे अगर ज्यादा होता है तो इसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कह सकते हैं। हाँ, ये भी एक बात है कि कहीं धूप में निकले हैं, बाहर गए, नारियल पानी पी लिए, गन्ने का रस पी लिए, किसी ने बियर पी लिया और फिर 2 घंटे के अंदर ही 2-3 बार पेशाब हो गया, तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं कहेंगे। वो तो कंडीशनल हुआ है ना, एक दिन कुछ ऐसा हमने पी लिया जिसके कारण हो रहा है। नहीं, अगर रोज हो रहा है, अभी गर्मियों का मौसम है तो 6-7 बार से अगर ज्यादा पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए यूरिनेशन गड़बड़ हो रहा है। ठंड के मौसम में भी 10-12 बार तक ठीक है, उससे ज्यादा जाना पड़ रहा तो गड़बड़ है। तो पहला हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कितने बार में, तो ये ध्यान रखना है 6 से लेकर के 10-12 तक होता है तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो ये फ्रीक्वेंट है। सेकंड सिम्टम क्या है? झाग जैसा पेशाब आना। कई बार होता है फॉमी, उसको क्या बोलते हैं, फॉमी यूरिन, मतलब झाग जैसा आना। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं किडनी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन झाग जैसा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन लीक कर रहा है। जितना प्रोटीन किडनी को रोकना चाहिए था
वो बेचारा रोक नहीं पा रहा, उस लीक होकर के पेशाब में आ जा रहा है, मतलब पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। तो अगर ऐसा झाग वाला किसी को यूरिन आता है या बार बार यूरिन आता है, तो यहाँ पे भी हम किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। हाँ, झाग वाला जो मैंने बताया, अगर झाग आ रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रोटीन बाहर आ रहा है, मतलब प्रोटीन बाहर आ रहा है, तो एक तरह से ये यूडीएफ हो गया। तो जैसे स्टूल में अगर प्रोटीन बाहर आ रहा है तो हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट देते हैं, तो वैसे यूरिन में भी अगर प्रोटीन बाहर आ रहा है तो वहां भी हमें किडनी क्लियर से पहले या किडनी क्लियर के बाद हमें यूडीएफ ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी यूरिन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बदबू आना, बहुत गंदी स्मेल, तो ये मतलब कई बार हो जाता है, रात को खाना वाना गड़बड़ खाया था कुछ वैसा, या फिर पानी हमने कम पिया है तो जिसके कारण पेशाब में जलन हो रहा है। तो ये देखिए कभी कभी हो जाना ठीक है, लेकिन हमेशा हो रहा है इसका मतलब कहानी कुछ गड़बड़ है, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। पेशाब के किसी भी रिपोर्ट के अंदर अगर सोडियम बढ़ा हुआ आ गया या प्रोटीन बढ़ा हुआ आ गया, तो समझ लीजिए कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो पहला चीज बताया कि मैंने किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम पेशाब के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बार बार हो रहा है, कि झाग जैसा हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, फ्रिक्वेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो पेशाब से तो एक चीज पहचान में आता है। और कैसे किडनी का प्रॉब्लम पहचान में आएगा, तो उसका काम होता है कि स्वेलिंग, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं स्वेलिंग तो होगा ही होगा। तो स्वेलिंग होता क्यों है, किडनी वाले पेशेंट को स्वेलिंग क्यों हो जाता है, ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर दिमाग हमने नहीं लगाया कि आखिर भाई क्या ऐसा होता है, किडनी नहीं काम कर रहा तो ठीक है, पेशाब में तो दिक्कत आ रहा है, ये आंख में और पैर में सूजन क्यों आ जाता है। क्योंकि जब किडनी में फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा तो फिर वहीं पे बात आता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल। अब सोडियम जितना ज्यादा शरीर से बाहर निकलेगा उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। अब इस सोडियम रुक गया तो पानी भी रुक जाएगा। तो पानी जनरली कहाँ जाएगा, तो पैरों की तरफ जाएगा। सुबह उठ के देखेंगे कि आंखों के वो पलकों पे पफिनेस है, या फिर पैर के वो जो एंकल वाला रीजन है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगा, क्योंकि वहां पे लिक्विड जाके जमा हो जा रहा है। अच्छा, इसको छुएंगे तो गड्ढा भी हो जाएगा। तो किडनी का जो सेकंड सिम्टम है कि भाई इसमें स्वेलिंग भी आता है। तो कभी भी अगर हर रोज सुबह उठने पे देख रहे हैं कि भाई आंखों में पैरों में सूजन आ जा रहा है, तो एक बार किडनी चेक करा लेना चाहिए, केएफटी करा लेना चाहिए। तीसरा एक सिम्टम और बताता हूँ, बैक पेन, कमर दर्द। ये वैसा L5S1 और ये वाला कमर दर्द नहीं, साइटिका स्लिप डिस्क ऐसा वाला नहीं, ये कमर से हल्का सा ऊपर और पीठ के नीचे जहां पे हम लोग लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करते हैं, अगर सुबह उठते ही वहां पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, एकदम फटा जा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। उसके बाद चौथा चौथा एक चीज और सिम्टम दिखता है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी हीमोग्लोबिन ये सब नहीं बनेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो थकान तो रहेगा ही। हर बॉडी को, हमारे बॉडी में जितने भी सेल है सबको एनर्जी कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है। तो जाहिर बात है कि अगर बहुत ज्यादा हमेशा थकान थकान लग रहा है तो भी ये हो सकता है कि किडनी की प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो। पांचवा एक बहुत खास बात बता रहा हूँ, ये आप सभी ने देखा है लेकिन कभी इतना गहराई से सोचा नहीं है, कि स्किन, चमड़ी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ स्किन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम शुरू होगा, रैसेज आने शुरू हो जाएंगे, इचिंग खुजली आना शुरू हो जाता है, कभी कभी तो एक्जिमा सोरासिस क्या क्या हो जाता है। तो स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में भी हमें किडनी क्लियर फार्मूला का यूज करना चाहिए। और फिर जैसा कि रेनिन का मैंने बताया, कि रेनिन अगर गड़बड़ हो रहा है तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि रेनिन बढ़ गया है, तो ब्लड प्रेशर भी अगर हाई रहता है हमेशा दवा ववा खाने के बाद भी,
तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे किडनी का कुछ रोल हो, कुछ एसोसिएशन हो इसमें। तो ये सब था। तो चलिए अब चलते चलते लास्ट में कुछ थोड़ा सा हम लोग टिप्स भी देख लेते हैं कि ठीक है, इतना सारा बात तो मैंने बता दिया, डरा दिया कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ एक टिप्स भी बताता हूँ जिससे कि हम अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, सोडियम बढ़ा हुआ है, या फिर प्रोटीन निकल रहा पेशाब में, क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, कमर में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा थकान रहता है, हमेशा बुखार रहता है, ऐसे लोगों को भी किडनी क्लियर देना है। और साथ ही टिप्स भी ये बताना है कि अगर दिन भर में हो सके जितना अधिक से अधिक पानी पिए उतना बढ़िया है। देखो नॉर्मल दिनों में एक इंसान को कम से कम 3 साढ़े 3 लीटर तो पानी पीना चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा भी पिएंगे तो अच्छा है। तो खैर अधिक से अधिक पानी पिए। और सबसे बड़ी बात कि बेकार का पेन किलर कोई मत खाइए। बहुत सारे लोगों को देखा है, थोड़ा सा बुखार हुआ, हेडेक हो रहा, तो चलो पेन किलर खा लिए। थोड़ा सा आज एड़ी में दर्द हो गया तो चलो पेन किलर खा लिए। तो दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं, ये पेन किलर वगैरह है, इससे थोड़ा दूरी बनाना जरूरी है। इसके अलावा ऐसा कोई भी खाना जिसमें नमक ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, नमक में सोडियम होता है, तो नमक वाला चिप्स चिप्स कुरकुरे, उधर बंगाल में मिलता है झाल मुड़ी, इधर महाराष्ट्र की तरफ चल जाइए तो भेलपुरी। तो इन सब चीज़ों में क्या है, एक्सटर्नल नमक बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और खाने में प्रोटीन का मात्रा भी कम कर देना चाहिए। किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए किसी भी पेशेंट्स के लिए, अब जैसे हम सोचते हैं ना, हार्ट के लिए एक्सरसाइज है, छाती के लिए फेफड़ों के लिए है, किडनी के लिए क्या एक्सरसाइज है। तो डीप ब्रीदिंग जो होता है, जैसे प्राणायाम वगैरह है, या नॉर्मल भी डीप ब्रीदिंग अगर सुबह 5-10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं तो ये किडनी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए ये था सारा कुछ सेशन। उम्मीद करता हूँ इससे आने वाले समय में आप लोग को लाभ प्राप्त होगा। समय तो ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जैसे प्रमोद जी ने हैंड राइज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ। हम्म। 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 आप एम हेपरिन के पहले हेप- नहीं नहीं, जब ऑलरेडी आप 3 फार्मूला दे रहे हैं तो उसमें एम हेपरिन के पहले सिर्फ 7 वाला ऐड कर दीजिएगा, 7 लीवर 0, 7 ग्लूकोज 0, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड है। ओके जी। चलिए, और किसी ने कुछ बात करना है? जी सर बोलिए। बस बढ़िया, फाइन। अच्छा, राइट साइड पैरालिसिस, हाँ हाँ, लेफ्ट ब्रेन में हेमरेज हुआ होगा तो उसका स्पीच भी हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। राइट साइड पैरालिसिस में होता है, स्पीच गड़बड़ हो जाता है। बीपी लो है? अच्छा, तो कुछ क्लॉट फंसा है इनका पहले से, किधर भी बॉडी के अंदर क्लॉट होगा, वो घूमते घूमते अभी ब्रेन में जाके लेफ्ट साइड में किधर भी अटक गया। अभी कितना कितना दिन हुआ है ये अटैक हुए? हम्म। हम्म। ओके, हाँ, अच्छा आज ही हुआ है? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, उनको साथ में देखो। अभी ट्रीटमेंट में आप उनको मल्टी हेपरिन या सिर्फ एम हेपरिन या पी हेपरिन, कोई सा भी हेपरिन ही दीजिएगा। हेपरिन देना बहुत जरूरी है। ठीक है। साथ में उनको बोलिए कि अभी अगर मान लीजिए हॉस्पिटलाइज है तब तो कोई बात नहीं, अगर घर लेके आएंगे तो भी, या घर पे भी होंगे, उनको बोलिए गाय का घी लेके आने के लिए। एकदम बिल्कुल सुबह जैसे ही नींद खुलेगा ना,
तो वो गाय का घी हल्का, मतलब ये मतलब लिक्विड करके उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करके लिक्विड हो जाएगा, तो दोनों नाक में एक एक बूंद डाल देना, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। और उनको बोलो कि घर में हमेशा रखने के लिए, जब एक बार हुआ है तो आगे भी हो सकता है, तो जिस समय अटैक होगा उस समय तुरंत नाक में डाल देने का, दोनों नाक में एक एक बूंद ड्रॉपर से। ठीक है। और ट्रीटमेंट में हेपरिन यूज कीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्किस मैम बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। देखो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सुनो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में स्पाइन के अंदर कैल्शियम नहीं चाहिए। स्पाइन के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया, हाँ, बाकी हाथ पैरों में इधर कैल्शियम कम हो जाता है, यही सब जा करके उधर जमा हो जाता है। अभी देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बीमारियां कई तरह की होती है, केमिकल डिजीज होते हैं, तो डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल डिजीज है। स्ट्रक्चरल डिजीज मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है उसके कारण बिगड़ने लगता है, जैसे टिल्ट हो गया, या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जिसमें भी स्कुलोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, जिसमें भी शेप चेंज होने लगे, उसमें किसी भी फॉर्मूला का अगर उसका वर्जन उपलब्ध है तो नॉर्मल देने की जगह माइल्ड नॉर्मल देंगे। कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में कुछ दिन माइल्ड नॉर्मल दे, जब उससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा तो फिर उस पे आगे नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग में कोशिश करते एक वाला तीन वाला देने के लिए। हाँ, इसमें भी अलग अलग इसका रूल है कि एक वाला क्या काम करता है, दो वाला क्या, तीन वाला क्या करता है, सबका अलग अलग है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम सात वाला करता है, तो अधिकतर जगह पे हम लोग सिर्फ सात वाला यूज करते हैं। लेकिन ये जब मैंने बताया ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो इसमें अपने को माइल्ड से ही शुरुआत करना चाहिए। नहीं, अच्छा, वन पॉइंट में क्यों जाना, पहला वाला जो है ना, वन लीवर जीरो वन म्यूकोस जीरो, वही माइल्ड है। हाँ बिल्कुल। ये तो देखो, सही सही बात है कि एक किसी को हम अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी जगह पे दो बार या तीन बार माइल्ड नॉर्मल देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह अगर हम उसी तरह अगर मान लीजिए हम किसी को सात वाला किडनी क्लियर दे रहे हैं, सात वाला नहीं दे के हम एक वाला ही छह बार देते हैं, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। प्रमोद जी, फिर से हैंड राइज किया आपने, कुछ बताइए। चलो कोई बात नहीं, प्रमोद जी का गलती से हैंड राइज हो गया होगा। चलिए तो ठीक है, आज का ये छोटा सा सेशन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, एजुकेशनल रहा होगा। एक्चुअली क्या है, अभी गर्मी का मौसम है, तो अगर क्लिनिक में भी है तो सुबह जितने भी पेशेंट देखना हो 9 बजे तक देख लेते हैं, तो 9 बजे के बाद थोड़ा टाइम क्या होता है, 9 बजे से 12 1 बजे तक का टाइम थोड़ा हल्का फ्री चलता है, तो इसीलिए 10 बजे का मैंने समय रखा। बाकी आज तो हमें क्वेरी सेशन करना था, तो आज का क्वेरी सेशन तो हो नहीं पाया। और इधर हमारे इधर रात को थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम रह रहा है, इसीलिए मैं कई दिन से सोच रहा था कि रात को भी एक बार 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे क्लास सेशन करा लेते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो देखता हूँ, अगर शाम को हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कल सेम टाइम इसी 10 बजे का फिर से टाइम रखेंगे क्वेरी सेशन का। लिंक यही रहेगा, हालांकि मैं फिर से सबको सेंड कर दूंगा। अगर किसी के पास लिंक नहीं भी गया तो भी लिंक ये सेम रहेगा, सिर्फ डेट चेंज रहेगा। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, या देखते हैं अगर आज शाम को हो पाया तो आज शाम को। ठीक है। चलिए, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।